हेलो बच्चों, आज की इस टॉपिक में पढ़ाते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है और इससे उत्पन्न श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और लॉन्ग डेरिवेशन है। हर साल लगभग ये पूछा जाता है। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ाते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है और इसके बाद पढ़ाएंगे इससे उत्पन्न श्रेणियों की व्याख्या। तो देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्योंकि क्वेश्चन केवल हो सकता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या, ये भी आ सकता है, या यह आ सकता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विभिन्न श्रेणियों की केवल व्याख्या कीजिए। तो दोनों हम पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ाएंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। तो ये आपको परमाणु दिख रहा है, काय का परमाणु है? हाइड्रोजन का है परमाणु। ये हाइड्रोजन का क्या है? परमाणु है। और परमाणु में क्या होता है? केंद्रीय भाग में नाभिक होता है। नाभिक पर धन आवेश होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक है। नाभिक के चारों ओर ये कक्षाएं दिखाई गई हैं, पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ये पहली कक्षा है। तो देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। इन कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो साधारण अवस्था में लिखना क्या है इसमें कि साधारण अवस्था में हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं, साधारण अवस्था में हाइड्रोजन के परमाणु निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं। निम्नतम ऊर्जा स्तर में होते हैं। देखो लिखना कि जब साधारण अवस्था में कोई इलेक्ट्रॉन है अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में रह रहा है। यहाँ निम्नतम का मतलब पहली कक्षा में। तो साधारण अवस्था में हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी निम्नतम कक्षा में रह रहा है। जब इसको किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिलती है, इसको क्या मिली? ऊर्जा मिली। बाहर से क्या मिली? ऊर्जा। तो ये क्या करता है? अपनी निम्नतम कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है। अब ऊंची कक्षा में दूसरे में भी जा सकता है, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, कहीं भी। तो साधारण अवस्था में हाइड्रोजन का जो कोई इलेक्ट्रॉन है वो अपनी निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहता है। जब उसको बाहर से ऊर्जा मिलती है तो वो अपनी निम्नतम कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है। और ऊंची कक्षा में कितने समय तक? 10⁻⁸ सेकेंड तक ठहर कर पुनः अपनी कक्षा में लौट आता है। कितने समय तक ऊपर है? 10⁻⁸ सेकेंड तक ठहर कर पुनः अपनी कक्षा में लौट आता है। और लौटते समय ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। किस रूप में? प्रकाश के रूप में। प्रकाश के रूप में ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ऊर्जा का उत्सर्जन। ये क्वेश्चन बनता है कि जब ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में आता है इलेक्ट्रॉन, तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन किस रूप में करता है? तो प्रकाश के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अब यदि मान लेते हैं निम्नतम कक्षा में ऊर्जा E1 और ऊंची कक्षा में ऊर्जा E2 हो, तो बोहर आवृत्ति का फार्मूला क्या होता था? बोहर आवृत्ति क्या होता है? H न्यू बराबर E2 माइनस E1। E1 क्या है? पहली कक्षा की ऊर्जा। और E2 क्या है? मान लो दूसरी कक्षा की ऊर्जा। तो किसी कक्षा की ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? कोई कक्षा है उसकी ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ये दिमाग में रखना है हमको। किसी कक्षा की ऊर्जा का सूत्र E बराबर माइनस का RHC/N²। इस कक्षा, अगर पहली कक्षा है तो n की जगह 1 रख देंगे, दूसरी है तो n की जगह 2। तो किसी कक्षा की टोटल ऊर्जा का फार्मूला ये होता है। अब देखो इसमें लगाते हैं सूत्र। H न्यू बराबर E2 यानी दूसरी कक्षा की ऊर्जा क्या? माइनस का RHC/N2 का स्क्वायर। दूसरी कक्षा है तो N2, फिर माइनस पहली कक्षा की ऊर्जा तो माइनस का होता है,
तो आ जाएगा प्लस का RH बटे N1 का स्क्वायर। न्यू बराबर क्या होता है, C अपान लैम्डा बराबर, इसे पहले लिख लें इसे बाद में, तो RH कॉमन ले लेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर। HC से HC कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 अपान लैम्डा बराबर R 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर। इससे निवेरकर लगेंगे, जहां 1 अपान लैम्डा को क्या बोला जाता है, तरंग संख्या बोला जाता है, तरंग संख्या। तो ये इतना हो गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इतना लिखना है आपको। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, व्याख्या कीजिए। तो साधारण अवस्था में हाइड्रोजन के परमाणु अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में होते हैं। जब उनको किसी कारण से बाहर से ऊर्जा मिलती है तो वो अपनी निम्नतम कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चले जाते हैं और वहां 10⁻⁸ सेकंड तक ठहरकर पुनः अपनी कक्षा में लौट आते हैं, और लौटते समय वो ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में करते हैं। यदि ऊंची कक्षा में ऊर्जा E2 और न्यूनतम कक्षा में ऊर्जा E1 हो, तब वो बराबर Hν बराबर E2 माइनस E1, और E1 E2 का मान रख दिया, हल कर दिया, ये फार्मूला आ गया, जहां 1 अपान लैम्डा क्या है, एक तरंग संख्या। ये आपका हो गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब इसमें पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द्वारा उत्पन्न श्रेणियों की व्याख्या देखते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द्वारा उत्पन्न श्रेणियों की व्याख्या। ये परमाणु है, ये नाभिक है, ये पहली कक्षा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था लेकिन पहुंच गया था ऊंची कक्षा में ये, और यहाँ कितना समय तक 10⁻⁸ सेकंड तक ठहरा था और पुनः फिर अपनी कक्षा में लौट आ रहा था ये। तो ऊंचे से कहाँ आ रहा है, निम्न कक्षा में आ रहा है। तो देखो, जब किसी ऊंची कक्षा से पहली कक्षा में आता है, देखो ये भाई ऊंची कक्षा, ये भी यहां से यहां आ सकता है या यहां से भी यहां आ सकता है, क्यों, या तीसरे से भी आ सकता है पहले में, दूसरे से भी पहले में आ सकता है। तो ये सीरीज प्राप्त होती है। तो इस श्रेणियों को क्या बोला जाता है, लाइमन श्रेणी बोला जाता है। ये वैज्ञानिक लाइमन ने देखा था। इसी प्रकार ऊंची कक्षा से दूसरी कक्षा में आ सकता है, तो ये बामर श्रेणी हो गई। इसी प्रकार ऊंची कक्षा से तीसरी कक्षा में आएगा तो पाषाण श्रेणी होगी, ऊंची कक्षा से चौथी कक्षा में आएगा तो ब्रैकेट श्रेणी होगी, ऊंची कक्षा से 5वीं कक्षा में आएगा तो फुंड श्रेणी। ये इस प्रकार की श्रेणियां 5 प्राप्त होती है। इनकी हमको व्याख्या करना, देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं लाइमन श्रेणी, ये क्या होती है। लाइमन श्रेणी, देखो परिभाषा क्या लिखनी है, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं विकिरण के किस भाग में, परावैंगनी भाग में प्राप्त होती हैं। तो ये लाइमन श्रेणी कहाँ प्राप्त होती हैं, परावैंगनी भाग में, ये परावैंगनी भाग में प्राप्त होती है। तब इन रेखाओं की तरंग दैर्घ्य का सूत्र 1 अपान लैम्डा बराबर R। 1 अपान ऊंची कक्षा से पहली कक्षा में आ रहा है तो यहाँ 1 का स्क्वायर और माइनस 1 अपान n स्क्वायर, जहाँ n क्या है, n बराबर होगा 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, क्योंकि n की जगह यहाँ 1 तो ले नहीं सकते हैं तो 0 हो जाएगा पूरा। तो ये हो गई लाइमन श्रेणी की तरंग दैर्घ्य का सूत्र, ये 1 अपान लैम्डा बराबर R 1 अपान 1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n स्क्वायर। क्योंकि पहली कक्षा में आ रहा तो 1 का स्क्वायर, दूसरी कक्षा में आएगा तो 2 का स्क्वायर, तीसरी में आएगा तो 3 का स्क्वायर, जहां n बराबर इतना। अगर आपको अधिकतम तरंग दैर्घ्य निकालना है तो हम n की जगह, अगर लैम्डा मैक्सिमम निकालना है आपको तो n की जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। ये या इसी में देखो निवेरकल में ये भी पूछ सकता है क्या कि H अल्फा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। H अल्फा का मतलब इस सूत्र में n बराबर क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। अगर पूछा है H बीटा की तरंग दैर्घ्य निकालो तो H बीटा के लिए हम n बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, सॉरी 3। कितना रखेंगे, 3 रखेंगे।
और एच गामा के लिए अगर लाइमन श्रेणी की तरंग दैर्ध्य पूछे तो एन की जगह कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। ये तो सबसे अधिकतम तरंग दैर्ध्य, अधिक से अधिक तरंग दैर्ध्य पूछे तो एन बराबर 2, और अगर मिनिमम तरंग दैर्ध्य, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य पूछे तो एन बराबर क्या रखेंगे, इन्फिनिटी रख देंगे। ये अल्फा की पूछे लाइमन श्रेणी की एच अल्फा की तरंग दैर्ध्य तो एन की जगह 2, बीटा की 3, गामा की 4, इस तरीके से हम निवेकल कर सकते हैं। तो ये पहली श्रेणी हो गई जब हाइड्रोजन परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, देखो किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले में आता है। अब ये हाइड्रोजन परमाणु छठवें से भी पहले में आ सकता है, पांचवें से भी, चौथे से भी, तीसरे से, दूसरे से भी, किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले में आता है, तब ये लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। दूसरी देखते हैं बामर श्रेणी, ये क्या होती है, बामर श्रेणी। ये देखो सेम परिभाषा, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं कहां पर मिलती हैं, दृश्य भाग में। ये कहां प्राप्त होती हैं, ध्यान रखना, ये दृश्य भाग में प्राप्त होती हैं, दृश्य भाग में। और इनकी तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या होता है, 1/λ बराबर r, 1 दूसरे में r कक्षा में तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और -1/n²। जहां n बराबर क्या लेंगे, 3, 4, 5 ... दो के आगे बामर हो गई। इसी प्रकार लाइमन बामर, फिर पाश्चन श्रेणी तीसरी हो गई, पाश्चन श्रेणी। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, सेम, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से तीसरे कक्षा में आता है या तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। ध्यान रखना, किस भाग में प्राप्त होती हैं, अवरक्त भाग में। ये और इनकी तरंग दैर्ध्य का सूत्र 1/λ बराबर 1/λ बराबर r, क्या होगा r, 1 तीसरे में आया तो 3 का स्क्वायर -1/n²। जहां n बराबर क्या हो जाएगा, 4, 1 बढ़ा के 5, 6 ... आगे चौथी कौन है, ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी ये भी किस भाग में प्राप्त होती है, ये भी अवरक्त भाग में प्राप्त होती है, अवरक्त भाग में। तीनों श्रेणियां वो अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। पहली श्रेणी पराबैंगनी भाग में, दूसरी कहाँ प्राप्त होती है, बामर श्रेणी दृश्य भाग में, अब पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड तीनों अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। तो ये चौथी है। तरंग दैर्ध्य का सूत्र 1/λ बराबर क्या आ जाएगा, r, कि जब हाइड्रोजन परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से चौथे में आता है तो 1/4 का स्क्वायर -1/n²। ये जहां n बराबर क्या आ जाएगा, 5, 6, 7 ... ये हो गई पांचवी श्रेणी। क्या बची, फुंड श्रेणी। ये फुंड श्रेणी ये कहाँ प्राप्त होती है, ये भी किस भाग में प्राप्त होती है, ये भी अवरक्त भाग में प्राप्त होती है, अवरक्त भाग में। इसकी तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या लिख देंगे, 1/λ बराबर r, 1 जब हाइड्रोजन परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर में आता है तो 1/5 का स्क्वायर -1/n²। जहां n बराबर क्या आ जाएगा, 6, 7, 8 ... अगर फुंड श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य निकालना है तो n की जगह 6 यहाँ पे, और अधिकतम तरंग दैर्ध्य n की जगह 6, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य निकालना है तो n की जगह क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी लिख देंगे। तो ये हो गई श्रेणियों की व्याख्या। 5 श्रेणियां प्राप्त होती हैं, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। तो लाइमन श्रेणी कहाँ प्राप्त होती है, किस भाग में प्राप्त होती है, पराबैंगनी भाग में। बामर श्रेणी कहाँ प्राप्त होती है, दृश्य भाग में। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड तीनों श्रेणियां कहाँ प्राप्त होती हैं, अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। तो ये हो गया आपका श्रेणियां।